नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछे। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर अपने नाम, अपने शहर का नाम और फिर कमोडिटी से जुड़े सिर्फ अपने सवाल हमें भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। 3 मेहमान आज हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, बिटूपन मजुमदार हैं bmazumdar.com के, और दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी भी होंगे, एस्ट्रा के चेयरमैन हैं ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन से, जिनसे हम बात करेंगे गन्ने की जो FRP बढ़ाई गई है उस पर बात करेंगे कि इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा, शुगर मिलों पर कितना दबाव होगा, वो उनसे जानेंगे। साथ ही आगे हम एक और खबर ग्वार को लेकर एक अहम अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। ग्वार एसेट क्लास के तौर पर कैसे तेजी से उभरता जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अंकित चांगिया भी हमारे साथ होंगे। लेकिन चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर पे, क्योंकि आज फिर से गोल्ड में मुनाफा वसूली दिख रही है। कल भी शाम के सत्र में हमने देखा था कि गिरावट बढ़ी थी। सोमानी जी, क्या लग रहा है आपको, 58,000 रुपए के नीचे गोल्ड क्या खरीदारी बन रही है क्या? जैसे कि हमने देखा सर कि 58,450 का एक बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट जोन था और ये सपोर्ट जोन टूटते ही इसमें क्रैश हुआ है और मार्केट उसके ऊपर दोबारा जा नहीं पाया है। नीचे में इसने 58,000 का घर अभी तोड़ा है। मुझे लगता है 57,750 के आसपास का लेवल इसमें दिखता है। मुझे लगता है करीब करीब कॉमेक्स में $1,890 के आसपास अगर ये आता है तो एक बार लेने की चेष्टा की जा सकती है। वहां से सिर्फ पुलबैक रैलीज देखने मिल सकती है। हाल फिलहाल थोड़ी सी ट्रेंड इसमें बेरिश नजर आती है और 58,250 के आसपास अगर कहीं मिलता है तो एक शॉर्ट टर्म सेलिंग बन सकती गोल्ड को लेकर आपका, चांदी को लेकर बिटूपन आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? 69,000 रुपए के नीचे चांदी है, क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो हम लोग को आज एक चीज सेलिब्रेट करना है कि आज का बाजार ने, इंडियन बाजार ने हाई एक नया बनाया है और ये सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक चीज है कि जो फैक्टर था पूरे कमोडिटीज मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे कि जो रिसेंटली रेट हाइक हुआ है, जैसे कि यूरोप में बैंक ऑफ इंग्लैंड का और बाकी नॉर्वे में हुआ और स्विट्जरलैंड में हुआ, इसका निगेटिव इम्पैक्ट अभी बाकी बाजार में है, कमोडिटीज में है और इसका चल रहा है। फिर का हम लोग डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर में भी हमको दिख रहा है। देखिए, थोड़ा सा पुल बैक आया था, सिल्वर में थोड़ा नीचे से पुल बैक आया था, लेकिन अभी मोमेंटम आज के लिए शायद थोड़ा नेगेटिवली रहेगा। पूरे कमोडिटीज में थोड़ा नेगेटिवली लग रहा है। तो मेरे हिसाब से सिल्वर इंट्राडे के लिए, प्योर इंट्राडे के लिए सेल बनता है 69,000 से ऊपर 200 के आसपास, ऐसा कुछ लेवल पे सेल कर सकते हैं। 69,000 से 69,200 तक, 69,800 का स्टॉप लॉस बना के 68,000 टारगेट ले सकते हैं आज के लिए। हाँ, थोड़ा सेलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा बिग सेल ऑफ है और मार्केट थोड़ा शायद इंट्राडे के लिए सेलिंग होगा या 1-2 दिन थोड़ा सेलिंग हो जाएगा। तो उसके बाद शायद, देखिए जब भी एक चीज याद रखिएगा कि जो भी सेलिंग है बहुत शार्प नहीं आ रहा, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। जब ये रिकवरी आएगा फिर फटक से रिकवरी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा वीक है। व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर बिटूपन जी का। लेकिन चलिए एक सवाल भी ले लेते हैं गोल्ड से जुड़ा हुआ। महावीर है बंगलुरु से, सोना क्या फिर से 60,000 और चांदी 72,500 रुपए होगी क्या? अनुज जी, ये सवाल, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। क्या लग रहा है आपको, 60,000 फिर से सोना और 72,500 फिर से चांदी हो जाएगी क्या? विश्वमोहन जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, डेफिनेटली अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे, दिवाली तक लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स दे रहे हैं ये डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल है और जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, हमें लगता है कि उससे काफी हद तक जो गोल्ड सिल्वर है उसमें आपको ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो आई एम विद इट कि मुझे लगता है कि गोल्ड का भाव ऊपर में 60,000 और सिल्वर करीबन अगेन ऊपर में 72,000 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले आने वाले 6 से 7 महीने का, तो ये लेवल्स आ सकते हैं। दर्शक है चंद्रशेखर हैं मुंबई से, ये पुट खरीदना चाह रहे हैं। अनुज जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिएगा। 58,000 के स्ट्राइक की क्या पुट खरीद सकते हैं क्या गोल्ड की? अनुज जी, ऑडियो म्यूट है। देखिए, 58,000 की स्ट्राइक ये यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। हमें लगता है कि एक बार प्राइस गोल्ड का नीचे करीबन 57,500 तक देखने को मिल सकता है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने नाम नहीं भेजा है, सिर्फ सवाल भेज दिया है। ग्वार में कितनी तेजी आ सकती है और कब तक? क्या लग रहा है, आज के सत्र में तो अच्छी तेजी दिखी सोमानी जी,
कि अब वापस से मानसून को लेकर खबर ये आ रही है, स्काईमेट ने कहा है कि 7-8 जुलाई के बाद फिर से मानसून की रफ्तार कम पड़ सकती है और उसकी चिंता में हो सकता है कि ग्वार को सपोर्ट मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल रहेगी, कब तक बड़ी तेजी की उम्मीद करे ग्वार में? जी, नॉर्मली मॉनसून के सामने जो हमने हमेशा देखा है कि गुआर में 15 से 20% की तेजी मंदी हमेशा आती है। और इस समय जबकि हम देख रहे हैं कि भाव जो है लोवेस्ट लेवल पर चल रहे हैं, हमने अपसाइड में इसमें 64,600 के लेवल्स देखे हैं, वहां से 5100 साढ़े 5100 का लेवल नीचे इसने छुआ है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें जो बुलिश मोमेंटम ये दोबारा कंटिन्यू होना चाहिए। और मौसम को मद्देनजर रखते हुए जो अल नीनो के फैक्टर्स हमें बार बार नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है मुझे कि गुआर में एक बुलिश सेंटिमेंट बनना चाहिए। खरीदारी इस लेवल पर तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ऑलरेडी प्राइसेस नीचे से 200-250 रुपया सुधर चुकी है। 5500 अगर क्रॉस करता है तो इसमें फ्रेश एंट्री की जा सकती है, या नीचे में 5340 5330 के आसपास इसमें जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की जा सकती है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। समीर है बुलंदशहर से। गोल्ड में आज 500 पॉइंट चाहिए, कैसे मिलेंगे, बाई और सेल क्या करें? बिटकॉइन 500 पॉइंट कैसे मिलेंगे गोल्ड में, बाई या सेल करें? काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं ये। देखिए सेल साइड में तो ठीक है, थोड़ा मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, 57,960 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, थोड़ा पुल बैक में बेच सकते हैं, समथिंग अराउंड 58,050 58,100 के आसपास। तो लग रहा है कि थोड़ा गिरावट है, जैसे अनुज ने भी बताया था और बाकी पार्टिसिपेंट ने भी बताया था कि थोड़ा डिक्लाइन है, 57,600 500 तक आ सकता है, लेकिन आज ही मिलने के लिए कोई बड़े प्लेयर को सेल करना पड़ेगा, लेकिन मॉडरेट डिक्लाइन आज के लिए है। बड़ा कोई डिक्लाइन नहीं होने से भी आपको 200-250 पॉइंट तो मिल जाएगा। ये खबर स्क्रीन पे जो दिख रही है ना, इस खबर को मैं पढ़ने वाला था। इन्होंने ग्राफिक्स अगर आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि टीआरक्यू कोटा के तहत गोल्ड के जो विंडो है ना उसे फिर से खोलने की मांग की गई थी। दुबई के जरिए जो गोल्ड आयात था उसमें टैरिफ रेट कोटा के तहत जो 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता है गोल्ड पर, उसे दुबई के जरिए इंपोर्ट होने वाले गोल्ड पर सरकार ने तय कोटा एक लिमिट तक 14% लगाने का फैसला किया था, यानी 1% की छूट दी जा रही थी और उसके लिए विंडो भी खुली थी। पहले इसे 78 आवेदनों पर जारी किया गया था, उसके बाद विंडो दोबारा खोली गई और 341 अर्जियां आई उसको लेकर, और जमा करने की जो आखिरी तारीख थी वो 7 मई थी, जो रविवार थी। तो कई सारे ज्वेलर्स का कहना है कि जो रविवार और शनिवार आखिरी जो 2 दिन थे, उस वजह से बहुत लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाए। तो उनकी डीजीएफटी और सरकार से ये दरख्वास्त है कि 15 दिनों के लिए ऑनलाइन विंडो फिर से खोले ताकि उन्हें टीआरक्यू कोटा का फायदा मिले और सस्ता गोल्ड इंपोर्ट वो भी कर पाए। एक ज्वेलर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए ग्राफिक्स आपको हमने दिखा दिया और ये खबर आपको दिखा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक भी ग्वार पर ही हैं। ग्वार 6000 के लेवल तक कब तक होगा? इन्होंने भी अपना नाम नहीं भेजा है। क्या लग रहा है आपको अनुज जी, 6000 का लेवल ग्वार में दिख रहा है क्या आपको? देखिए, अभी जिस तरीके से मानसून बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे मुझे लग नहीं रहा कि 6000 का लेवल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले करीबन 7-8 महीनों से 6000 के ऊपर नहीं गया है, तो अभी फिलहाल सेंटीमेंट थोड़ा-सा साइडवेज है और मुझे लगता है कि भावों में जब तक 5700 के ऊपर का लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक इसमें कोई आपको बड़ी तेजी या मंदी देखने को नहीं मिलेगी। नीचे में हम देख रहे हैं कि 5000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी मौजूद है, तो 5000 से लेकर 5700 के बीच के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और करंटली मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा-सा अंडरटोन नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे सेल एंड राइज का मार्केट रहेगा। हमें लगता है कि नीचे 5200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं। गन्ने को लेकर जो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है एफआरपी बढ़ाने का, एफआरपी यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। गन्ना किसानों को मिलने वाला ये अब तक का सबसे ज़्यादा एफआरपी होगा। 10 रुपये बढ़कर इसे अब बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए प्रफुल्ल विठलानी जी हमारे साथ, चेयरमैन हैं एस्ट्रा के। विठलानी जी, क्या लग रहा है, क्या इंडस्ट्री पर इससे कुछ दबाव हो सकता है, या एसएपी भी यूपी जैसे राज्यों में ऑलरेडी इसके ऊपर है तो मिलों पर कोई दबाव नहीं होगा? विठलानी जी। मिलों पे दबाव तो बढ़ेगा ही और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल आल्सो गो अप। और अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि ये इंटरनेशनल मार्केट ऊपर से थोड़ी बहुत भाव अच्छे हैं, पर ये एमएसपी भी नहीं बढ़ा रहे हैं, वो गलत हो रही है। तो जब एमएसपी अगर नहीं बढ़ेगी तो जिस समय ज्यादा गन्ने का उपलब्धि होगी तो उस समय इंडस्ट्री को दिक्कत आ सकती है। और
जो पॉलिसी लाए थे कि जब भी एफआरपी बढ़ेगी तभी एमएसपी भी बढ़ी जाएगी, वो नहीं बढ़ रही है। वो एक चिंता का विषय रहेगा। बिल्कुल सही बात है। 2019 के बाद से मुझे लगता है कि अभी तक नहीं बढ़ी है हाँ जी। एमएसपी। सर हाँ जी। वैसे क्या शुगर सेक्टर को लेकर क्या लग रहा है आपको सर? इंटरनेशनल मार्केट में दाम तो फिर से गिर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि अभी एमएसपी बढ़ाने की और ज़रूरत है क्या यहाँ पर, और कितना एमएसपी बढ़ाने की आप लोगों की मांग है? कहाँ तक ले जाना चाहिए इसे? देखिए, फिलहाल ऐसी कोई मांग नहीं है कि आप एमएसपी इतनी बढ़ा के दिए। एमएसपी बढ़ाने का हमेशा राय रहती है। होता क्या है कि इंडिया में जो नवंबर महीने से लेके मार्च या अप्रैल महीने तक की सीजन रहती है, तभी काफी जो फाइनेंशियल वीक पोजीशंस की जो शुगर मिलें रहती है, जो 600 मिलों में से, वो अपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के भाव में ही चीनी बेचते हैं या इवन बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 5-6 महीने इंडस्ट्री को जो चीनी है वो फोर्स होता है कि रिलीज मैकेनिज्म से बाहर जाके लोग बेचते हैं, तो उनको एक प्राइस रिकवरी नहीं मिलती है। आज वर्ल्ड में कैसा हो गया है कि सबसे हाईएस्ट भाव शुगर केन का रॉ मटेरियल का इंडिया में है और सबसे लोएस्ट भाव फिनिक्स प्रोडक्ट का इंडिया में है। कहीं ना कहीं ये चीज को अगर रिपेयर नहीं किया गया तो अभी फिलहाल 1 साल या 2 साल के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आगे जाके जो एक साइकिल पहले चलती थी 4-5 साल की, तो वापस चालू हो जाएगी। उससे क्या होता है कि अभी इतना इथेनॉल की जो कैपेसिटी बिल्टअप की गई है, अगर फिर गन्ना अगर कम हुआ या गन्ने का पेमेंट टाइम से नहीं हुआ और गन्ना कम होने लगा, तो ये दिक्कत आ सकती है। इसको लॉन्ग टर्म पे देखना चाहिए, दिक्कत है, पर शॉर्ट टर्म में अभी कोई फिलहाल प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लॉन्ग टर्म में इसका असर हो सकता है, क्योंकि अगर कॉस्ट का दबाव बढ़ेगा तो एक डाउन ट्रेंड साइकिल में मिलें फंस सकती है और उसका असर इंडस्ट्री पर होगा। शुक्रिया विटलानी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए, कॉलर शो है, कई सारे दर्शक वेट कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाया विटलानी जी। हमारे अगले दर्शक है रुपेश कुमार, है बिहार से, नेचुरल गैस पर ये सवाल भेज रहे हैं। सुमानी जी, आप जवाब दीजिए, नेचुरल गैस क्या करना चाहिए आज इनको? जी बिल्कुल, 223 का एक इसमें मेजर रेजिस्टेंस था जो इसने क्रॉस करके भी 233 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 230 के अराउंड अगर आता है तो नेशनल गैस एक बुलिश जोन में एंट्री कर चुका है। प्राइस स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, चार्ट भी इसका बुलिश है। मुझे लगता है 253 इसमें आने वाले 15 से 20 दिनों में हमें अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। 221 से अंदर ये क्लोज नहीं करेगा। मुझे लगता है करंट लेवल से 2 या 3 रुपया नीचे आता है तो नेचुरल गैस में खरीदारी का एक अच्छा मौका बन सकता है। और जो हालात दिख रहे हैं, अगर यूक्रेन रशिया में अगर कोई और दोबारा तनाव पैदा होता है तो मुझे लगता है नेचुरल गैस में तेजी और भी संभव है। तो मेरी कॉल बुलिश ही है, बाइंग करना चाहिए। ओके, बुलिश कॉल है, बाइंग करने की सलाह यहाँ पर। मनीष कुमार है देहरादून से, सोने में निवेश करना चाहते हैं, नजरिया 6 महीने का है, इन्वेस्टर है। अनुज जी, क्या सलाह देंगे मनीष जी को? देखिए, इन्वेस्टर है तो मेरे को लगता है कि इनको खरीदारी करना चाहिए। ये जो लेवल्स आ रहे हैं 57,000 58,000 के, ये अच्छे लेवल्स है जहां पर ये 6 महीने के व्यू के हिसाब से खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हालांकि इंट्राडे में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, मगर लॉन्ग टर्म मुझे लग रहा है कि अगेन आपको दिवाली तक ये 60,000 62,000 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, तो 57-58 के आसपास इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अगले दर्शक है राजीव निगम, है कानपुर यूपी से, 4 लॉट कच्चा तेल इन्होंने 5,582 5582 पे लॉन्ग किया है। बिटुपन, क्या करना चाहिए इनको? इस पोजीशन में बने रहें या निकल जाएं? देखिए, क्रूड ऑयल में अभी स्ट्रक्चर थोड़ा सा जैसा वीक जैसा है, ऐसा कोई बड़ा नहीं, लेकिन उनका थोड़ा शायद एंट्री अच्छी लेवल पे किया। 55-90 के आसपास मार्केट चल रहा है, उन्होंने अभी 10 पॉइंट उनके ऊपर ही है। देखिए, मेरे हिसाब से 55-20 55-30 जो लेवल है ना, ये लेवल मार्केट शायद होल्ड करना चाहिए। उधर नाइमेक्स में भी थोड़ा सा होल्ड करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर ये स्पाइक आता है 5640 5670 इसके आसपास, मेरे हिसाब से बुक कर लेना चाहिए। और बड़ा बहुत तेजी नहीं है मार्केट में क्रूड ऑयल में, लेकिन हाँ ये चीज है कि मार्केट थोड़ा बॉटम लेवल है, यहाँ से एक बार पुल बैक देने के लिए कोशिश करेगा। तो थोड़ा पुल बैक आता है 5640 5670 ये सब रेंज तक आता है, तो मेरे हिसाब से वहां पे बुक कर लेना चाहिए। दर्शक है पवन, है हिसार से, ग्वारफीड लॉन्ग किया है 5,200 रुपए में, और धनिया पर भी इनको नजरिया चाहिए। अनुज जी, क्या करना चाहिए इनको? ग्वारसीड और धनिया दोनों पर ही आपकी राय चाहिए। देखिए, धनिया में हम स्लो एंड स्टडी बाउंस आते हुए देख रहे हैं। हमने देखा है कि नीचे 5,900 तक भाव आए थे, वहां से उठकर करीबन
6,500 तक के लेवल आते हुए दिखाई दिए हैं। तो स्लो एंड स्टडी मसालों में हम तेजी देख रहे हैं और मुझे लगता है कि धनिये में ये कंटिन्यू रह सकती है। तो धनिया में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट पड़ाव है वो करीबन 6,700 का रहेगा। 6,700 अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर में हम 7,000 तक के टारगेट को वॉच कर सकते हैं। तो 6,700 के लेवल को वॉच करें और जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ भाव जाते हुए दिखाई देंगे। जहां तक ग्वार का सवाल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी रेंज बाउंड है ग्वार और हम देख रहे हैं कि इस हायर लेवल पे भाव टिक नहीं पा रहे हैं। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 5,000 एक काफी अच्छा सपोर्ट है, तो अगर 5,000 के लेवल मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, अब अगले दर्शक है अमित है नासिक से। सिल्वर माइक्रो इन्होंने बाई कर रखा है 3 लॉट 74,000 रुपए के आसपास, 74,100 पे। सोमानी जी, क्या करना चाहिए इनको सिल्वर माइक्रो में? ये बिल्कुल, उन्होंने अगर माइक्रो बाय किया तो मुझे लगता है निश्चित तौर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होने चाहिए वो। बट अभी हाल फिलहाल जैसे कि सारे एनालिस्ट बता रहे हैं कि इसमें एक डाउन ट्रेंड है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है ये कंटिन्यूअसली। थोड़ा सा अगर पुल बैक आता है तो मुझे लगता है 70,000 के आसपास सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के इस बार थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी बन सकता है। और अगर इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो नीचे में मुझे लगता है कि करीब करीब ये 68,500 के आसपास आना चाहिए। ओके, नीचे अगले लगता है दर्शक थोड़ा ने भी नाम नहीं भेजा है, ना शहर का नाम भेजा है, इन्होंने सिर्फ पूछ रहे हैं कि जीरे में क्या करें। सोमानी जी, क्या लग रहा है जीरा आज फिर से तेजी दिख रही थी, हालांकि दोनों तरफ के मुंह आज दिखे जीरे में, क्या लग रहा है आपको 55,000 के आसपास भाव पर? जी बिल्कुल, मंडे को हमने देखा कि इसमें 6% का अपर सर्किट लगा, ट्यूसडे को हमने देखा कि इसमें 6% का लोअर सर्किट लगा और आज हमने वेडनेसडे देखा कि दोबारा एक 6% का अपर सर्किट लगा। मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। 3 दिन के दिन में हमने करीब करीब 18 से 20% की तेजी मंदी देख चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स तो इसमें बहुत कॉशियस मोड अप्रोच करना चाहिए। मुझे लगता है बिना स्टॉप लॉस के इसमें ट्रेड संभव नहीं और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है फिर भी 53,000 का स्तर जीरा बिल्कुल होल्ड करेगा। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, 53,330 का लेवल के अगर जीरा आता है तो बहुत बढ़िया खरीदारी का मौका मिलेगा। दोबारा एक पुल बैक रैली आएगी और दोबारा 60,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है। ओके, अगले दर्शक है विवाह हैं शामली से। सिल्वर इन्होंने बाई किया है 69,150 रुपए में। बिटूपन, क्या करना चाहिए इनको चांदी में? देखिए, उनको थोड़ा पुल बैक में निकल जाना चाहिए। इंट्राडे के लिए अगर उन्होंने लिया है तो इंट्राडे तो ट्रेंड डाउन है और सभी लोग जब बता रहे मार्केट यहाँ से थोड़ा से और 700-800 रुपए गिर सकता है। तो थोड़ा भी कोई पुल बैक आता है 69,100 के आसपास शायद उनका बाइंग है, तो वहां तक पुल बैक आने से मेरे हिसाब से आज के लिए निकल जाइए। गोइंग फॉर अगर होल्डिंग पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा बॉटम लेवल पे मिलेगा, वहां पे बाय कर सकते हैं। आज के लिए थोड़ा सा लॉन्ग साइड पे ना रहे। ओके, तो ये व्यू आपके लिए। शुक्रिया बिटूपन आपका, अनुज जी आपका, दिनेश जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है हमारी खास सेगमेंट का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ग्वार को लेकर, क्योंकि ग्वार एक ग्रीन एसेट क्लास के तौर पर देखा जा रहा है। एक एसेट क्लास के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको आपके लिए इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करे, वो होना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एंटिटी, एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्टर्स रह सके, जिसकी स्टोरेज वैल्यू के साथ साथ लिक्विडिटी हो, कभी भी निकलने का विकल्प हो, तो सारी क्वालिटी आपको ग्वार के अंदर मिलेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जिस तरह का एसेट क्रिएशन इस एसेट क्लास के जरिए हुआ है वो वाकई तारीफ है। तो एसेट्स की जो जो क्वालिटी होती है वो तमाम क्वालिटी ग्वार के अंदर है। इसे हम एक एसेट क्लास के दर्जे के तौर पर देख सकते हैं। और इसके रिटर्न को भी अगर आप देखें, पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो कंसिस्टेंटली इसने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। 10 से लेके 17-18% तक सालाना रिटर्न इसमें कैश एंड कैरी लेवल पे देखने को मिले। तो बढ़िया रिटर्न ग्वार सीड और ग्वारगम में एसेट्स में मिला। और मल्टीपर्पज कमोडिटी है ग्वार सीड को अगर आप देखें तो पशु चारे से लेकर घरों में सब्जियों के तौर पे इसका इस्तेमाल होता ही है। इसके अलावा जो ग्वारगम, जो इसके अंदर के जो सीड्स होते हैं, छिलके उतार कर पीस कर जो चूर्ण बनते हैं, जो ग्वारगम है उसका इंडस्ट्रियल यूजेज इतना वाइडर है। तमाम तरह की इंडस्ट्री, चाहे वो ऑयल एंड गैस के ड्रिलिंग के प्रोसेस में इसका इस्तेमाल होता हो, चाहे पेपर, टेक्सटाइल, तमाम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो इतनी बड़ी कमोडिटी है, दुनिया में सबसे बड़े हम उत्पादक है। 80% से ज़्यादा उत्पादन अकेले भारत करता है। ऐसे में एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कभी डिमांड रही, कभी नहीं रही। तो कारोबारी हो या किसान हो, सबके पास तमाम तरह के रिस्क मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर रिस्क है तो उस रिस्क को फिक्स कर कैसे किया जा सकता है, कैसे उस रिस्क को कम किया जा सकता है ताकि आपका कारोबार मजबूती के साथ चलता रहे, पूरे वैल्यू चेन कैसे इसको मजबूती दे सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंकित चांगिया हैं, CEO हैं श्री बालाजी मल्टी कमोडिटीज़ के।
शुक्रिया अंकित, एक बार फिर से आपका। लगातार आप कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों को जागरूक करने की। वैल्यू चेन से जितने भी जुड़े लोग हैं सब आपके जरिए जागरूक हो रहे हैं। अब आसान भाषा में हमें बताइए कि जो ग्वार से जुड़े कारोबारी हैं, किसान हैं, वो अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं डेरिवेटिव टूल्स के जरिए। धन्यवाद सर। देखो ये एनसीडीएक्स की पहल है, आपकी ईटी नाउ की पहल है, जिससे हम दर्शकों को एक जागरूक करना चाहते हैं कि जैसे वो इन टूल्स का यूज करें। एनसीडीएक्स जो है एग्री कमोडिटी के अंदर एक बहुत अच्छा टूल हमें प्रोवाइड करता है, जो और किसी एक्सचेंज में हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर फार्मर्स, चाहे उसका ट्रेडर, चाहे उसका प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, कोई भी स्टेक होल्डर जो भी इसके अंदर काम कर रहा है, वो सब इसको अपना रिस्क को हेज कर सकते हैं। किसी को बाइंग रिस्क है, किसी को तेजी से रिस्क है, किसी को मंदी से रिस्क है, किसी को स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो ये एक डेरिवेटिव टूल है जो सब चीजों का रिस्क पूरा कर देता है। जैसे कि अगर आप एक एग्जांपल, एक फार्मर ने आज अपना बीज उगाया है, जिसका फसल उसको 2 महीने 3 महीने के बाद मिलना है, तो 3 महीने बाद उसको नहीं पता कि क्या उसके प्राइसेस आने वाले हैं। उस 2-3 महीने के अंदर बहुत सारे रूमर्स आते हैं मार्केट के अंदर कि फसल खराब हो रही है, पानी ज्यादा पड़ रहा है, पानी कम पड़ रहा है, तो उसके अंदर तेजी मंदी के बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, जहाँ पे फार्मर एफपीओ के द्वारा भी और फार्मर इंडिविजुअल लेवल पे भी अपने प्राइस को हेज कर सकता है बेटर प्राइस पाने के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें कि उसके सामने एक्सपोर्टर्स है, जिनको जैसे आपने अभी अच्छे से समझाया कि बहुत वाइड इंडस्ट्री है जहाँ पे इसका यूसेज होता है, तो हर इंडस्ट्री के अंदर उन सबको गम का रिक्वायरमेंट है। और ये क्या होता है कि इसमें ग्वार बनता है, फिर गम बनता है, फिर इसका पाउडर बनता है। और पाउडर क्या है, एक ऐसा आइटम है, इसका एक शेल्फ लाइफ भी होता है। ग्वार और ग्वार गम का ऑटोमेटिकली खुद का कोई शेल्फ लाइफ होता नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जिससे हम डेरिवेटिव टूल्स का यूज करके बहुत अच्छे से अपने प्राइसेस को भी और रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स को भी, दोनों को हम अच्छे से वो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे आप अपने रिस्क को डेरिवेटिव टूल्स के जरिए ख़त्म कर सकते हैं। सर, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती है जो ग्वार के मार्केट पर काफ़ी असर होती है। जैसे हम बात भी कर रहे थे मॉनसून को लेकर, मॉनसून से काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन होता है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे ट्रिगर है जिन पर जो वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं उनको नज़र रखनी चाहिए? मॉनसून तो आपने जैसे बोला कि वो बड़ा फैक्टर है। वो फैक्टर क्यों है? क्योंकि अगर ज्यादा मॉनसून आएगा तो फार्मर शिफ्ट हो जाएगा दूसरी अपनी कमोडिटी के ऊपर, जैसे मूंग है या कोई और कमोडिटी है, वो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी लगाना चाहेगा। अगर मॉनसून कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है। तो मॉनसून तो एक बड़ा फैक्टर है ही। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रेडिंग के लिए संबंध में हमें और कौन कौन से फैक्टर देखने होते हैं, तो हमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक देखना होता है कि पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना हमारे पास अभी आज के दिन पड़ा है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि एक्सपोर्ट का डिमांड जैसा है। अगर मान लो अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट का डिमांड वीक है, तो उससे ऑब्वियसली प्राइसेस में गिरावट का रहने की चांसेस बढ़ेंगे। अगर एक्सपोर्ट का डिमांड ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका डिमांड बढ़ेगा, तो सप्लाई शॉर्ट होगी या ज्यादा होगी, उसके हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर से ही उसका प्राइस डिराइव होने वाला है फ्यूचर के अंदर। फिर एक बार का क्वालिटी है, जैसे क्या है कि ये तो हर साल आपको जमीन से पैदा होना है, तो हर साल इसका एक जैसा क्वालिटी नहीं आता। कभी इसका क्वालिटी अच्छा होता है, कभी इसका क्वालिटी कम होता है। पर बीघे के अंदर जितना इसका बुगाई होती है उसके ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर मॉनसून के अलावा भी आपको देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे अभी ताजा अगर हम बात करें तो बिगडोर करके जो ये आया था गुजरात में, तो उसका इम्पैक्ट राजस्थान में पड़ा, जिसके अंदर हमने एक लोअर भाव आते हुए देखे ग्वार गम के एंड ग्वार सीड के, जो कि हमें नहीं लगता कि ये इस बार सस्टेन करने वाले हैं। हमें लगता है कि वो लोएस्ट भाव दिख गया हमें एक बार। ओके, अब अंकित, मैं एक सवाल में 2 जवाब आपका चाहूँगा। सवाल ये है, मैं अगर किसान हूँ, मुझे वेयरहाउस में माल रखना है, लेकिन मेरे पास रिस्क ये लग रहा है कि दाम कभी भी कम हो सकते हैं, वो रिस्क हमारे पास है, तो उस रिस्क को कैसे हम करें वायदा बाजार के जरिए कम? दूसरा रिस्क, अगर मैं कारोबारी हूँ, प्रोसेसर हूँ, मिलर हूँ, या मैं ग्वार सीड के बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि दाम कहीं भविष्य में बढ़ ना जाए, मेरी रॉ मटेरियल के कॉस्ट ऊपर ना चले जाए, मेरा इनपुट कॉस्ट ना बढ़ जाए और मेरा मार्जिन फिर कैसे इंटैक्ट रहेगा? तो इन दोनों के लिए, किसानों के लिए और कारोबारियों के लिए, कैसे वो रिस्क कम करें? तो किसानों के लिए तो बहुत सिंपल है। किसानों के पास एक ही ऑप्शन है कि वो एनसीडीएक्स में जाएं और अपने फ्यूचर्स के अंदर अपना सेलिंग पोजीशन बना लें। जब उनका माल आएगा और जो उनका सेलिंग पोजीशन है, जब वो अपना माल बेचेंगे मंडी के अंदर, तो अपना सेलिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लें। तो किसानों को तो बिल्कुल भी कुछ सोचना ही नहीं है, उनका तो क्लियर कट यही सिस्टम है। बट जब हम व्यापारियों की बात करते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन
बढ़ जाते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि कैश एंड कैरी के अंदर 12 से 15% और सालाना 17% ऊपर तक का भी रिटर्न आया। तो एक व्यापारी के पास क्या कैश इन हैंड है, मतलब उसके पास एक कैपिटल इन्वेस्टेड है बिजनेस के अंदर जिसको वो इन्वेस्ट कर सकता है, और उसको 15-17% का अगर ईयरली रिटर्न आ रहा है तो वो क्यों ना करे। तो ऐसा वो कर सकता है कि वो माल ले ले, उसको कैश एंड कैरी में डाल दे, और जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट आता रहे उसको यूज करता रहे। दूसरी तरफ उसको ऐसा लगता है कि कॉस्ट एंड कैरी जो है उसकी ज्यादा आ रही है, उसके पास कैपिटल कम है, तो वो सेलिंग करके बाइंग करके भी काम कर सकता है, छोटा सा मार्जिन एनसीडीएस पे देकर अपना बाइंग पोर्शन भी बना ले। तो व्यापारी के लिए दोनों ऑप्शन है, वो वायदा प्लस भी कर सकता है, वो वायदा माइनस भी कर सकता है, बट किसानों को वायदा माइनस करके चलना चाहिए, उनको बेच के चलना चाहिए। यानी फ्यूचर्स के प्राइस को लॉक करने का यहाँ पर आपको विकल्प आपको मिल जाता है वायदा बाजार के जरिए। अब प्राइस रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है, वो रिस्क आप डेरिवेटिव टूल्स के जरिए कम कर सकते हैं। शुक्रिया अंकित आपका, एक बार फिर से आपने लोगों को अवेयर किया, बताया कि कैसे इस टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश पर। नमस्कार।